कल्पना कीजिए कि दुनिया के सारे पहाड़, सारे समंदर, आसमान में चमकने वाला हर एक तारा और यहाँ तक कि हर एक इंसान का वजूद, मतलब सब कुछ एक समय में एक सुई की नोक से भी छोटी जगह में कैद था। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लगता है। बिल्कुल। और हैरानी की बात यह है कि हमारे सामने आज जो स्रोत सामग्री रखी है वो बता रही है कि 13.5 अरब साल पहले यही हमारी और इस पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई थी। हाँ, असल में विज्ञान ने हमेशा इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े उन रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जो मतलब आमतौर पर यूपीएससी या स्कूली शिक्षा के भारी भरकम किताबों में बंद रहते हैं। और हमारा मिशन यही है कि इन जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को बिना किसी किताबी बोझ के समझा जाए। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ब्रह्मांड कैसे बना, तारे कैसे बने और उस अनंत शून्यता में हमारी ये पृथ्वी कहाँ से आई। शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले उन इंसानी कोशिशों को देखना होगा जहां हमने अपने चारों ओर मौजूद चीजों को समझने का प्रयास किया। मतलब हम सबसे पहले उस चीज से शुरुआत करेंगे जो हमारे सबसे करीब है, यानी हमारी अपनी पृथ्वी और हमारा सौरमंडल, है ना? बिल्कुल। और फिर वहां से हम उस अनंत ब्रह्मांड की तरफ बढ़ेंगे। ये एक बहुत ही तार्किक तरीका है, क्योंकि नोट्स के अनुसार पूरे ब्रह्मांड को समझने से पहले इंसानों ने सबसे पहले अपने घर को समझने की कोशिश की थी। हाँ, और इस शुरुआती सिद्धांतों में जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो नेब्यूलर हाइपोथेसिस यानी नेब्यूलर परिकल्पना का है। नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नोट्स बताते हैं कि इमैनुअल कांट ने इसे प्रस्तावित किया और पियरे साइमन लाप्लास ने इसे आगे बढ़ाया। सही कहा। इस सिद्धांत ने पहली बार एक वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश की थी। तो इसका मूल विचार यही था कि ग्रहों का निर्माण गैस और धूल के एक बहुत बड़े धीरे धीरे घूमते हुए बादल से हुआ है, जिसे नेब्यूला कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, कांट और लाप्लास का मानना था कि अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशालकाय बादल था जो बहुत ही धीमी गति से अपने अक्ष पर घूम रहा था। मतलब एक घूमता हुआ धुएं का गुबार। एकदम। और समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बादल सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने की वजह से उसकी घूमने की गति तेज हो गई। अच्छा, तो सिकुड़ने से स्पीड बढ़ गई। हाँ, और इस तेज घुमाव की वजह से उस बादल का ज्यादातर मैटर मतलब द्रव्यमान उसके केंद्र में इकट्ठा हो गया। अगर मैं इसे एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से समझने की कोशिश करूं तो ये कुछ पिज्जा का बेस बनाने जैसा लगता है। पिज्जा का बेस? वाह, ये दिलचस्प है। मतलब जब कोई शेफ पिज्जा के आटे को हवा में उछालकर गोल घुमाता है तो जो भारी हिस्सा होता है वो बीच में रह जाता है, जिसे हम अपने सूर्य की तरह देख सकते हैं। हाँ, और बाकी का हिस्सा? और बाकी का आटा किनारे की तरफ बाहर फैल जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार वही फैला हुआ किनारा बाद में ठंडा होकर अलग अलग ग्रहों में बदल गया। ये एक बहुत ही सटीक और विजुअल एनालॉजी है, मैं सहमत हूँ। उस घूमते हुए गैस और धूल के बादल में भौतिकी के नियम बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहे थे। तो बीच वाला हिस्सा सूरज बन गया? हाँ, जो केंद्र में था वो भारी दबाव और गर्मी के कारण सूर्य बन गया, और जो बाहर की तरफ छल्ले के रूप में फैला वो धीरे धीरे ठंडा होकर ग्रहों में तब्दील हो गया। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है। लेकिन विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता। हमेशा कुछ ऐसे सवाल रह जाते हैं जिनका जवाब पुराना सिद्धांत नहीं दे पाता। तो नेब्यूलर हाइपोथेसिस में क्या कमी रह गई थी? ये सिद्धांत ये समझाने में पूरी तरह सफल नहीं था कि ग्रहों के घूमने की गति यानी एंगुलर मोमेंटम का बंटवारा इस तरह से क्यों हुआ है। मतलब कुछ गणितीय कमियां थीं और शायद इसीलिए वैज्ञानिकों को एक नई कहानी की जरूरत पड़ी। बिल्कुल, और यहीं से एक नया सिद्धांत आता है। हाँ, हमारे नोट्स में एक बहुत ही नाटकीय सिद्धांत का जिक्र है, प्लैनेटेसिमल या टाइडल थ्योरी, जिसे चेम्बरलेन और मोल्टन जैसे वैज्ञानिकों ने सामने रखा। और ये सिद्धांत असल में किसी फिल्म की तरह ही है। सच में ये तो हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष में भटकता हुआ एक दूसरा विशाल तारा हमारे सूर्य के बहुत करीब से गुजरा। हाँ, एक भटकता हुआ तारा। अब सोचिए, ब्रह्मांड इतना विशाल और खाली है, उसमें दो तारों का इस तरह एक दूसरे के इतने करीब से गुजरना और टकराने से बाल बाल बचना कितनी अद्भुत और खौफनाक घटना रही होगी। बहुत ही खौफनाक। उस भटकते हुए तारे के करीब आने का असर भी बहुत विनाशकारी था। क्या हुआ था तब?
उस विशाल तारे का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल पुल इतना शक्तिशाली था कि उसने हमारे सूर्य की सतह से कुछ पदार्थ को अपनी तरफ खींच लिया। बाप रे। स्रोत सामग्री बताती है कि यह खींचा हुआ पदार्थ एक सिगार के आकार में सूर्य से बाहर आ गया। मतलब एक तरफ से पतला, बीच में से मोटा और दूसरी तरफ से फिर पतला। लेकिन एक सेकंड, वो तारा तो आगे निकल गया होगा ना, क्योंकि वो तो भटक रहा था। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब वो भटकता हुआ तारा अपनी कक्षा में आगे निकल गया तो उसका गुरुत्वाकर्षण कम हो गया। तो उस सिगार वाले पदार्थ का क्या हुआ? सूर्य से अलग हुआ वो पदार्थ अंतरिक्ष में ही फंसकर रह गया। वो न तो पूरी तरह से सूर्य में वापस जा सका और ना ही उस तारे के साथ जा सका। अजब स्थिति थी। हाँ, और समय बीतने के साथ वो पदार्थ धीरे धीरे ठंडा हुआ, संघनित हुआ और उसके अलग अलग हिस्सों ने ग्रहों का रूप ले लिया। ये सच में हैरान करने वाला है यार। मतलब एक तारा पास आया, उसने अपनी कशिश से सूर्य का कुछ हिस्सा बाहर खींच लिया और फिर चला गया। और जो हिस्सा पीछे छूट गया वहीं आज हमारा घर है। क्या बात है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है ना, विज्ञान हमेशा और बेहतर जवाब ढूंढता है। एकदम सही। और इसीलिए नोट्स में एक बाइनरी थ्योरी का भी जिक्र है। बाइनरी थ्योरी? जिसके मुताबिक शुरुआत में हमारा सूर्य अकेला नहीं था, बल्कि इसका एक साथी तारा भी था। हाँ, और इसके बाद एंट्री होती है संशोधित नेब्यूलर थ्योरी यानी मॉडिफाइड नेब्यूलर हाइपोथेसिस की। हाँ, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऑटो श्मिट और कार्ल वॉन विज़ाकर ने पुरानी थ्योरी को पूरी तरह खारिज नहीं किया। अच्छा, तो उन्होंने उसमें सुधार किया। हाँ, उन्होंने माना कि सूर्य पहले से मौजूद था और वो हाइड्रोजन, हीलियम गैसों और धूल के कणों से घिरे एक बादल के बीच में था। ठीक है। लेकिन ग्रहों का निर्माण सिर्फ किसी जादू या शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ। ये एक बहुत ही हिंसक प्रक्रिया थी। उन धूल के कणों और गैसों के बीच लगातार टकराव हुआ। मतलब कोलिजन हुआ? बिल्कुल। इस घर्षण और टकराव से एक चपटी डिस्क का आकार बना और फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे एक्रीशन कहा जाता है। हाँ, एक्रीशन। स्रोत सामग्री इस शब्द पर बहुत जोर देती है। इसे चीजों का आपस में जुड़कर बड़ा होना बताया गया है। लेकिन धूल के कण मिलकर एक पूरी पृथ्वी कैसे बना सकते हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं समझाती हूँ। इसे समझने के लिए बर्फ से ढके एक पहाड़ की ढलान की कल्पना कीजिए। ठीक है, बर्फ का पहाड़। जब बर्फ का एक छोटा सा गोला ढलान से नीचे लुढ़कता है तो क्या होता है? वो अपने रास्ते में आने वाली और भी बर्फ को खुद में चिपकाता जाता है। हाँ, जैसे जैसे वो लुढ़कता है उसका आकार बढ़ता जाता है और उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता है, जिससे वो और ज्यादा बर्फ खींचने लगता है। बिल्कुल, और नीचे पहुंचते पहुंचते वो एक विशालकाय चट्टान जितना बड़ा हो जाता है। बस अंतरिक्ष में भी यही हो रहा था। धूल के छोटे कण आपस में टकराए और पिघलकर जुड़ गए। वे छोटे पत्थरों में बदल और फिर उन पत्थरों का अपना गुरुत्वाकर्षण पैदा हुआ होगा। हाँ, जिन्होंने और पत्थरों को अपनी तरफ खींचा, वे टकराकर क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड बने। और ये सिलसिला करोड़ों सालों तक चलता रहा, जब तक कि वे विशालकाय ठोस ग्रहों में नहीं बदल गए। एकदम सही। एक्रेशन ही वो प्रक्रिया है जिसने ब्रह्मांड की धूल को एक ठोस जमीन में बदल दिया, जिस पर आज हम चल रहे हैं। ये सोचकर ही सहरन होती है कि हमारे पैरों के नीचे की ये जमीन असल में करोड़ों सालों की अंतरिक्ष की धूल और उल्का पिंडों का मलबा है ना अद्भुत? बहुत ज्यादा। खैर, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, दूरबीनें और बेहतर हुई। हमारा नजरिया सिर्फ पृथ्वी और सौरमंडल तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल, दायरा बढ़ गया। हमारा ध्यान अब एक बहुत बड़े सवाल की तरफ गया कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे बना। और यहीं से एंट्री होती है बिग बैंग थ्योरी की। विज्ञान के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। बिग बैंग थ्योरी को एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस यानी फैलता हुआ ब्रह्मांड सिद्धांत भी कहा जाता है। फैलता हुआ ब्रह्मांड? हाँ, ये एडविन हबल के उस क्रांतिकारी अवलोकन पर आधारित था, जहां उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि वो लगातार फैल रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड, हबल ने ये देखा कैसे? उनके पास अंतरिक्ष में मापने वाला कोई इंची टेप तो था नहीं। उन्होंने ये कैसे तय किया कि पूरी की पूरी आकाशगंगाएं दूर जा रही हैं? यहीं पर विज्ञान का एक बहुत ही शानदार नियम काम आता है, जिसे डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। डॉपलर इफेक्ट? हाँ, कभी किसी पुलिस की गाड़ी
या एम्बुलेंस के सायरन पर गौर किया है? हाँ, कई बार। जब वो गाड़ी करीब आ रही होती है तो उसकी आवाज बहुत तीखी होती है ना? और जब वो दूर जाने लगती है तो आवाज भारी या खिंची हुई सी हो जाती है। मतलब ध्वनि तरंगों का खिंचना। गाड़ी दूर जाती है तो आवाज की तरंगें फैल जाती हैं। बिल्कुल। और प्रकाश के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। प्रकाश के साथ भी। हाँ, जब कोई आकाशगंगा हमसे दूर जा रही होती है तो उससे निकलने वाला प्रकाश खिंच जाता है। विज्ञान में खिंचे हुए प्रकाश का रंग लाल नजर आता है, जिसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। ओह, रेड शिफ्ट। हबल ने अपनी दूरबीन से देखा कि ब्रह्मांड में लगभग हर आकाशगंगा से आने वाला प्रकाश लाल रंग की तरफ झुका हुआ है। तो इसका एक ही मतलब हो सकता था कि हर चीज हमसे दूर जा रही है, यानी पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है। एकदम सही पकड़े। यहां से ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। मतलब अगर हर चीज फैल रही है, दूर जा रही है, तो इसका मतलब है कि अगर हम समय के पहिए को उल्टा घुमाएं तो अतीत में ये सब एक दूसरे के करीब रहे होंगे। हाँ, एक बिंदु पर। और हमारे स्रोत बिग बैंग को इसी आधार पर 4 प्रमुख चरणों में बांटते हैं। इसका जो पहला चरण है वो सच में इंसानी कल्पना से बाहर की चीज है। बिल्कुल। 13.7 अरब साल पहले ये पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। इसे सिंगुलर एटम या सिंगुलैरिटी कहा गया है। इसका वॉल्यूम बहुत ही छोटा था, लेकिन इसकी डेंसिटी यानी घनत्व और तापमान अनंत था। अनंत घनत्व। ये एक ऐसा शब्द है जिसे समझना दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूं। मैं इस अनंत घनत्व को उसी सुई की नोक वाले उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूं। बताइए। कल्पना कीजिए कि दुनिया के सारे सर्वर, सारे स्मार्टफोन और इंटरनेट का सारा डेटा किसी तरह कंप्रेस करके एक सुई की नोक पर स्टोर कर दिया जाए। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा डेटा हो गया। हाँ, वो सुई की नोक देखने में तो बहुत छोटी होगी, लेकिन उसमें जो जानकारी का घनत्व होगा वो अकल्पनीय होगा। मैं सहमत हूँ। बिग बैंग का वो पहला बिंदु भी ऐसा ही था। उसमें सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि खरबों आकाशगंगाओं का सारा मैटर और सारी ऊर्जा उस एक अदृश्य बिंदु में दबी हुई थी। मतलब परमाणुओं के बीच की खाली जगह तक उसमें खत्म हो चुकी थी। बिल्कुल। और उस एक छोटे से बिंदु में इतना ज्यादा दबाव और ऊर्जा थी कि उसका फटना तय था। और यही बिग बैंग का दूसरा चरण है, एक भयानक महाविस्फोट। 13.7 अरब साल पहले वो सिंगुलर एटम फटा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ अंतरिक्ष में किसी बम के फटने जैसा नहीं था। ये खुद अंतरिक्ष यानी स्पेस और समय का जन्म था। मतलब उससे पहले कुछ था ही नहीं। सही कहा। इस विस्फोट के साथ ही ब्रह्मांड का बहुत तेजी से विस्तार शुरू हुआ और जो ऊर्जा थी वो धीरे धीरे पदार्थ में यानी मैटर में बदलना शुरू हो गई। ऊर्जा का पदार्थ में बदलना, ये आइंस्टीन के उस मशहूर विचार की तरह है कि ऊर्जा और पदार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत बताते हैं कि विस्फोट के तुरंत बाद ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैला और फिर फैलने की वो गति थोड़ी धीमी हो गई। हमारे नोट्स में जो तीसरा चरण है वो मुझे सबसे ज्यादा अचंभित करता है। ऐसा क्या है उसमें? लिखा है कि उस महाविस्फोट के मात्र 3 मिनट के भीतर पहले परमाणुओं यानी एटम्स का निर्माण हुआ। सिर्फ 3 मिनट। हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये 3 मिनट शायद पूरे ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे अहम टर्निंग पॉइंट था। वो कैसे? शुरू के कुछ सेकंडों में ब्रह्मांड इतना गर्म था कि वहां कोई भी ठोस चीज नहीं टिक सकती थी। लेकिन जैसे जैसे वो फैला, तापमान थोड़ा गिरा। ठीक है। ऊर्जा ठंडी होकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों में बदलने लगी और ठीक 3 मिनट बाद वे कण आपस में जुड़ने लगे और उन्होंने ब्रह्मांड के पहले परमाणु का निर्माण किया। हाइड्रोजन और हीलियम है ना? हाँ, उन 3 मिनटों ने ब्रह्मांड का पूरा आधार तय कर दिया। कमाल है। और फिर आता है चौथा चरण, महाविस्फोट के 3 लाख साल बाद का समय। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पड़ाव था। तब तक ब्रह्मांड काफी फैल चुका था और तापमान गिरकर 4500 केल्विन हो गया था। ये वो समय था जब एटॉमिक मैटर पूरी तरह से बन चुका था और ब्रह्मांड पहली बार पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो गया। पारदर्शी मतलब उससे पहले क्या वो धुंधला था? बिल्कुल। उससे पहले ब्रह्मांड एक बहुत ही घने, गरम और धुंधले सूप जैसा था। प्रकाश के कण, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, वे इतनी घनी जगह में बार बार दूसरे कणों से टकरा जाते थे। अच्छा, तो प्रकाश आगे नहीं बढ़ पाता था। हाँ, वे सीधी रेखा में यात्रा नहीं कर सकते थे।
लेकिन 3 लाख साल बाद जब परमाणु पूरी तरह से बन गए तो ब्रह्मांड में पहली बार खाली जगह पैदा हुई। और वो धुंध छट गई? एकदम सही। और रोशनी ने पहली बार स्वतंत्र रूप से यात्रा करना शुरू किया। अब जब हम ब्रह्मांड के फैलने की बात करते हैं तो हमारे नोट्स में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही क्लासिक एनालॉजी दी गई है। कौन सी? गुब्बारे वाली। हाँ। गुब्बारे का उदाहरण हबल के अवलोकन को समझाने के लिए अक्सर कहा जाता है कि जब एक गुब्बारे पर कुछ बिंदु बना दिए जाएं जो आकाशगंगाओं को दर्शाते हैं और फिर उस गुब्बारे को फुलाया जाए तो उन बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये ब्रह्मांड के विस्तार को विजुलाइज करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। लेकिन यहाँ मुझे एक समस्या नजर आती है। मतलब अगर एक रबर के गुब्बारे को फुलाया जाता है तो बिंदुओं के बीच की दूरी तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ ही वे बिंदु खुद भी तो खिंचते हैं, उनका आकार भी बड़ा होता है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। तो क्या ब्रह्मांड के फैलने के साथ हमारी पृथ्वी या हमारी आकाशगंगा भी रबर की तरह खींचकर बड़ी हो रही हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये बहुत ही डरावना विचार है यार। मैं समझ सकती हूँ, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और नोट साफ तौर पर बताते हैं कि गुब्बारे के उदाहरण में यही एक कमी है। तो असलियत क्या है? ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब है कि आकाशगंगाओं के बीच की जो खाली जगह है वो फैल रही है। आकाशगंगाएं खुद नहीं फैल रही हैं। मतलब स्पेस फैल रहा है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी या हमारा सौर मंडल हर दिन बड़ा हो रहा है। हमारी आकाशगंगा के अंदर जो तारे और ग्रह हैं वे गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं। अच्छा, तो ग्रेविटी हमें जोड़े हुए है। हाँ, विस्तार सिर्फ उस शून्यता का हो रहा है जो दो अलग अलग आकाशगंगाओं के बीच मौजूद है। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। स्पेस खुद स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो गैलेक्सीज हैं वे अपने आप में वैसे ही हैं। एकदम सही। खैर, अब ये सारी बातें सुनकर लगता है कि बिग बैंग थ्योरी तो बिल्कुल परफेक्ट है, हबल के सबूत भी हैं। लेकिन विज्ञान में कोई भी सिद्धांत बिना चुनौती के रातों रात स्थापित नहीं होता। बिग बैंग को भी एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, विज्ञान हमेशा नई परिकल्पनाओं और परीक्षणों से ही आगे बढ़ता है। फ्रेड हॉयल नाम के एक वैज्ञानिक ने स्टेडी स्टेट थ्योरी के साथ बिग बैंग को चुनौती दी थी। स्टेडी स्टेट थ्योरी? हाँ, उनका मानना था कि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं हुई है। उनका सिद्धांत कहता था कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही रहा है जैसा वो आज है। मतलब कोई बदलाव नहीं? समय के साथ इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। इसका न कोई आदि यानी शुरुआत है और न ही कोई अंत। मतलब कोई धमाका नहीं, कोई सिंगुलर एटम नहीं, बस ब्रह्मांड हमेशा से था और हमेशा रहेगा। हाँ, उनका यही मानना था। तो एक तरफ बिग बैंग है जो एक निश्चित शुरुआत की बात करता है और विस्तार दिखा रहा है, और दूसरी तरफ स्टेडी स्टेट थ्योरी है जो स्थिरता की बात कर रही है। दोनों सिद्धांत बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों पर खड़े थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? कि विज्ञान के पास जब दो बिल्कुल अलग अलग सिद्धांत हों तो ये कैसे तय होता है कि कौन सा सही है? विज्ञान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो मान्यताओं या दार्शनिक विचारों से नहीं बल्कि ठोस सबूतों से चलता है। और यहीं पर एडविन हबल के वे सबूत काम आए। बिल्कुल। जो रेडशिफ्ट हमने पहले डिस्कस किया था कि आकाशगंगाएं वाकई दूर जा रही हैं, वे सबूत इतने मजबूत थे कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता था। हाँ, और स्टेडी स्टेट थ्योरी के पास इस फैलते हुए ब्रह्मांड की घटना को समझाने के लिए कोई ठोस गणित या सबूत नहीं था। सही कहा। इसी वजह से आज बिग बैंग थ्योरी को पूरी दुनिया में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है जी। जबकि स्टेडी स्टेट थ्योरी इतिहास के पन्नों में दर्ज एक पुरानी चुनौती बनकर रह गई है। सही मायने में हबल की उस खोज ने हमेशा के लिए इंसान के ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदल दिया। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम किताबों में उन लंबी लंबी परिभाषाओं को पढ़ते हैं, नेब्यूलर हाइपोथेसिस, अक्रीशन, बिग बैंग, तो कई बार वे सिर्फ रटने वाले शब्द लगते हैं। हाँ, किताबी बातें। लेकिन आज की इस चर्चा से ये साफ है कि ये नोट सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है। गैस के बादल में धूल के कणों का आपस में टकराकर पृथ्वी बनना, या 13.7 अरब साल पहले एक अनंत घनत्व वाले बिंदु का फटना, ये सब वो कड़ियां हैं जो हमें बताती हैं कि हम कहाँ से आए हैं। बिल्कुल, हमारा पूरा वजूद उन पहले 3 मिनटों में बने परमाणुओं का ही एक हिस्सा है। और ये विज्ञान हमें ब्रह्मांड से सीधे तौर पर जोड़ता है। हमारे खून में बहने वाला लोहा और हमारी हड्डियों का कैल्शियम, ये सब किसी न किसी तारे के केंद्र में ही बने हैं। वाह, ये सच में एक ऐसा विचार है जो रोंगटे खड़े कर देता है।
लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल है जो मेरे दिमाग में पूरी तरह से अटक गया है। क्या सवाल है? हमने जाना कि 13.7 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक सिंगुलर एटम, एक अनंत घनत्व वाले बिंदु में सिमटा हुआ था, और फिर उसमें महाविस्फोट हुआ जिससे स्पेस और टाइम का जन्म हुआ। बिग बैंग का वो सबसे पहला और रहस्यमयी क्षण। ठीक है, लेकिन ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर बिग बैंग से पहले न कोई अंतरिक्ष था, न कोई दिशा थी और न ही समय का कोई वजूद था, तो आखिर वो अनंत घनत्व वाला बिंदु मौजूद कहाँ था? मतलब अगर जगह यानी स्पेस का जन्म ही विस्फोट के बाद हुआ, तो विस्फोट से पहले वो बिंदु किस चीज के अंदर रखा था? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। और जरा सोचिए, अगर करोड़ों अरबों साल तक वो बिंदु एकदम शांत पड़ा था, तो अचानक उसे एक पल में ऐसा क्या हुआ जिसने उस विस्फोट का ट्रिगर दबा दिया? समय की शुरुआत से पहले आखिर क्या था? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद विज्ञान को आगे और भी बड़ी खोजों के लिए प्रेरित करता रहेगा।